नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। आज हम कवर करेंगे प्राचीन इतिहास का इम्पोर्टेंट टॉपिक वैदिक सभ्यता। मैंने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन उठाए हैं और पूरे टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कराया है। अगर आप पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो वैदिक सभ्यता से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और हाँ, इससे पहले मैंने मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत के इतिहास की वीडियो जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया है। आप अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर जाकर उसे भी देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। आप नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर इतिहास की प्लेलिस्ट बनाई है, मैंने उसमें सभी इतिहास की वीडियो जो कि इंपॉर्टेंट हैं उन्हें कवर किया है, आप वहां से ज़रूर देख लें। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को समझाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इससे पहले मैंने सिंधु सभ्यता को भी कवर कर दिया है, वो भी प्राचीन भारत का ही भाग है। आप उसे भी देख लें क्योंकि एग्जाम में उससे भी कई क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम कवर करते हैं वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को मैं दो वीडियो में कवर करूंगा। पहली वीडियो में हम पूरा इसे अच्छी तरीके से टॉपिक को कवर करेंगे और दूसरी वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे कवर करेंगे, ताकि हमारा वैदिक सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आज की वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, आप सभी क्वेश्चन को बहुत ही आराम से करेंगे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो मिलती रहे। तो अब शुरुआत करते हैं वैदिक सभ्यता से। तो हम देखते हैं वैदिक सभ्यता आखिर आई कब। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता, इससे पहले मैंने बताई थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। तो वेदों से ही इसकी जानकारी प्राप्त होती है, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया है। तो अब हम देखते हैं वैदिक काल। तो जो वैदिक काल था ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। इसका समय काल याद रखना, वैदिक काल का समय काल था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। और वैदिक काल दो प्रमुख काल में विभाजित था। कौन कौन से? पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल था इसका समय काल था लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। और जो उत्तर वैदिक काल था ये इसके बाद का काल था, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो याद रखिएगा, जो वैदिक काल था इसमें दो काल थे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल था ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का था, और जो उत्तर वैदिक काल था ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इसे याद रखिएगा। और बात करें ऋग्वैदिक काल की, तो इस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। 4 वेद थे ना प्रमुख, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है ऋग्वैदिक काल की, बाकी के बचे 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनसे हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। तो वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। आर्यों ने ही इस पूरे वैदिक काल की यानी वैदिक सभ्यता का शुभारंभ किया था। तो आर्यों के बारे में हमें पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। और जो आर्य है ये संस्कृत का शब्द है, याद रखिएगा, आर्य संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। स्टॉप मार्क कर देता हूँ, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। आर्य का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। और आर्यों का मूल निवास स्थान, तो आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था, मतलब ये भारत में आने से पहले कहाँ पर रहते थे? तो 3 प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा ये बताया गया है और एग्जाम में पूछा गया है। तो मैक्स मूलर, जिन्होंने बताया था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, और सर्वमान्य है, ज़्यादातर यही माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आर्य तिब्बत से आए थे। और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हैं। पर सर्वमान्य है मध्य एशिया, मतलब ज़्यादातर यही माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। पर ये तीनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें याद रखेगा। मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कहना था कि आर्य तिब्बत से आए थे, और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। पर यही माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि आर्य सर्वप्रथम जब मध्य एशिया से आए थे उसके बाद वो पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। तो कहाँ पर बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ये वैदिक सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। इससे पहले हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी तो वो शहरी सभ्यता थी, लेकिन जब उसका पतन हुआ उसके बाद ये जो वैदिक सभ्यता बनी ये ग्रामीण सभ्यता बनी। और आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आर्यों की प्रशासनिक इकाई के बारे में पढ़ते हैं। तो जो आर्यों की प्रशासनिक इकाई थी ये 5 भागों में बटी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है। तो जो आर्यों की प्रशासनिक इकाई थी ये 5 भागों में बटी थी। कौन कौन से भाग में? कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। तो बहुत सारे कुल को मिलाकर ग्राम बना,
ग्राम को मिलाकर विश और विश को मिलाकर जन। जैसे मान लो जो विश है ये प्रांत, जैसे आजकल जिले हैं ना, तो बहुत सारे जिलों को मिलाकर क्या बनता है, राज्य। तो उस समय राज्य को जन कहते थे। और बहुत पूरे राज्यों को मिलाकर क्या बनता है, राष्ट्र। तो ये इकाइयाँ थी। और सर्वोत्तम इकाई मतलब सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी, राष्ट्र। तो 5 इकाइयाँ थी, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ये वैदिक सभ्यता की 5 इकाइयाँ थी। और सबसे बड़ी इकाई थी राष्ट्र और सबसे छोटी इकाई थी कुल। तो कुल कितने वेद थे, तो 4 वेद थे, जैसे मैंने आपको बताया। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन कौन से वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। पूरी की पूरी जो वैदिक सभ्यता थी ये इन वेदों से ही बनी थी। इसलिए इन वेदों के बारे में भी पढ़ना आवश्यक है। और एग्जामिनर भर भर के क्वेश्चन पूछता है इन वेदों से। तो हम इन वेदों के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं पूरा आपको वही बताऊंगा। तो ऋग्वेद, पहले हम शुरुआत करते हैं ऋग्वेद से। तो जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है, मतलब सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ये डिक्टो पूछा जाता है एग्जाम में, याद रख लीजिएगा, याद इसे रट लीजिएगा कि इसमें कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में कितने मंडल हैं, 10 मंडल। और जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है उसी में गायत्री मंत्र है। तो जो हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं ये ऋग्वेद से ही मिला है हमें, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। और ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाओं का संचय है। तो जो पूरा ऋग्वेद है इसमें क्या है, स्तोत्र जो हम पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं, उनका पूरा संचय है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता बात करें तो 3 प्रमुख देवता थे। पहले इंद्र, अग्नि और सोम, ये 3 प्रमुख देवता थे ऋग्वेद काल के। तो ऋग्वेद के बाद अब हम पढ़ते हैं यजुर्वेद। तो वेदों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से वेद में क्या लिखा है, कौन सा संकलन है। तो आगे जब मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा तो इसमें इससे भर भर के क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए आप अभी ध्यान से पढ़ें। तो यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधान का संकलन मिलता है। याद रखिएगा, यज्ञों के नियमों और विधि विधान का संकलन मिलता है। और इसमें बलिदान की विधि का भी वर्णन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, आप देख रहे होंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद की शुरुआत किससे हो रही है, या से। तो यज्ञ, इसमें क्या बताया गया, यज्ञों के नियम। तो यज्ञों का भी ये शुरुआत हो रही है या से। तो यजुर्वेद में क्या बताया गया है, यज्ञों के नियमों के बारे में बताया है। आप इसे याद रखना, या से शुरुआत हो रही है दोनों की। दूसरा है सामवेद। तो साम का शाब्दिक अर्थ है गान, यानी कि गीत। तो इसे भारतीय संगीत का जनक कहा गया है, किसे, सामवेद को। और इसमें संगीत में स्तोत्र का वर्णन है। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, इसकी भी शुरुआत आप देख रहे हैं सात शब्द से हो रही है और सात से ही बनता है संगीत। तो इससे हम याद रखेंगे कि जो सामवेद है इसमें किसका वर्णन है, संगीत का। और इसे संगीत का जनक कहा गया है, भारत के संगीत का। और तीसरा है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, इसीलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ा, क्योंकि ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। और इसमें कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद हैं। कितने, 6000। और अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण से है। तो तंत्र मंत्र और वशीकरण का संबंध किसे, अथर्ववेद से। तो मतलब जो जादू टोने होते हैं इसका सारा उल्लेख किसमें है, अथर्ववेद में। तो उसके बाद अब हम आगे देखते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि वेद कितने हैं टोटल। तो 4 वेद हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। और पुराण कितने हैं, तो पुराणों की संख्या है 18 पुराण हैं। और उपनिषद कितने हैं, तो बात करें उपनिषद की तो 108 उपनिषद हैं। 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं और 108 उपनिषद हैं। इसे आप याद रखिएगा। और उपनिषद का बात करें शाब्दिक अर्थ, तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना। और सत्यमेव जयते, जो हम बोलते हैं सत्यमेव जयते मतलब सत्य की ही विजय होगी। तो जो सत्यमेव जयते है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कितने टोटल उपनिषद हैं, 108। उसी में से एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद, उसी में से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। तो अब हम पढ़ते हैं आर्यों के बारे में। आर्यों के बारे में क्योंकि आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता की शुरुआत की थी और एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं आर्यों से रिलेटेड। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने एक ही जगह पे सब कवर कर दिया है। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। कॉन्सेंट्रेशन के साथ पूरा याद रखिएगा सारा, क्योंकि ये सभी पूछे गए एग्जाम में। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। और आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, मतलब मेल डोमिनेंस थी उस समय वैदिक सभ्यता में। आर्यों के समाज में पितृ प्रधान था। और तीसरा पॉइंट, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो वैदिक सभ्यता में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था और स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाती थी, मतलब स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी उस समय। चौथा पॉइंट, गाय को अधन्या, वेरी इंपॉर्टेंट, गाय को अधन्या, अधन्या का मतलब क्या है, ना मारे जाने योग्य पशुओं की श्रेणी में रखा गया था। तो गाय को अधन्या
ना मारे जाने योग्य पशुओं की श्रेणी में रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। तो याद रखिएगा, आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता, ये ऋग्वेदिक काल की बात कर रहे हैं हम, तो ऋग्वेदिक काल के समय में आर्यों के जो प्रसिद्ध देवता थे ये इंद्र थे, और आर्यों का जो प्रिय पशु था ये घोड़ा था। और आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तो लोहा थी। और ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जो ऋग्वेद के समय में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। और ऋग्वेदिक काल में वर्ण जो कि जात पात थी ये व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे। मतलब कि जो दूध बेच रहा है वो ग्वाला होगा, जो चप्पल और जूते बना रहा है ये मोची होगा। मतलब जो उसका व्यवसाय था उसी के हिसाब से उसका वर्ण निर्धारित किया गया था ऋग्वेदिक काल के समय में। और ऋग्वेद में गंगा का एक बार उल्लेख किया गया है, ये एग्जाम में पूछा गया इसीलिए मैंने स्पेशल लिखा है। ऋग्वेद में गंगा का एक बार, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, और इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा बार हुआ है। तो गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1 बार। यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, और सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। पर सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। ये सब कुछ था आर्यों के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसे याद रखें। तो आर्यों के बाद अब हम कुछ ऋग्वेदिक नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इन्हें एक एक बार पढ़ लेना, आपको मैं बता भी देता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो इस साइड जो प्राचीन नाम है पहले किस नाम से जाना जाता था, और ये आधुनिक नाम है, इन्हें अब किस नाम से जाना जाता है। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो प्राचीन नाम शुतुद्री, जिसका अभी नाम क्या है? सतलुज नदी। जो सतलुज नदी है इसे पहले ऋग्वेदिक काल में शुतुद्री नदी के नाम से जाना जाता था। और दूसरी चिनाब नदी, इसे अस्कनी नदी के नाम से जाना जाता था। तो सतलुज नदी याद है, इसे याद रखना, इसे पहले शुतुद्री नदी के नाम से जाना जाता था। तीसरी नदी है व्यास, जिसे विपाशा नाम से जाना जाता था उस समय। चौथी है काबुल, जो कि अफगानिस्तान में है, इसे कुबा के नाम से जाना जाता था। यह भी इंपॉर्टेंट है। सतलुज के बाद दूसरी यही काबुल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है गंडक, इसे सदानीरा के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है स्वाद नदी, इसे सुवस्तु के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है रावी नदी, इसे पुरुषनी के नाम से जाना जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, सतलुज नदी, एक काबुल जिसे कुबा के नाम, और ये वाली पुरुषनी यानी रावी नदी। उसके बाद झेलम, जिसे वितस्ता के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है गोमल, जिसे गोमती के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है घग्घर, जिसे दुरशद्वती के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद है कुर्रम, जिसे क्रोमो के नाम से जाना जाता था। तो मैंने ये जितनी 3 नदियां बताई ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सतलुज, काबुल और रावी। याद रखिएगा, सतलुज को सुशोद्री के नाम से जाना जाता था, काबुल को कुबा के नाम से जाना जाता था, और रावी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता था। ये 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। तो ऋग्वेदिक नदियों के बाद अब हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल के प्रमुख तथ्य। तो ऋग्वेदिक काल के मैंने बताया ना, आर्यों के बारे में सब कुछ आपको बताया। अब उत्तर वैदिक काल में जो आर्य थे उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता थे। तो ऋग्वेदिक के समय कौन से सर्वाधिक प्रिय देवता थे? इंद्र। लेकिन उत्तर वैदिक काल के समय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए थे। और उत्तर वैदिक काल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय जो अभी तक चला आ रहा है, वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। तो जो ऋग्वेदिक काल हमने पढ़ा ना, व्यवसाय के आधार पर बांटा गया था। जो दूध बेच रहा है उसे ग्वाला कहा गया, जो मोची है मतलब मोची का काम कर रहा है उसे मोची समाज से जोड़ दिया गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, उसके व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर, तो मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब उत्तर वैदिक काल से शुरू है जो अभी तक चल रहा है। तो आप याद रखिएगा ये कब से शुरू है? उत्तर वैदिक काल से शुरू हुआ है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में समाज कितने वर्गों में बट गया? 4। मैंने आपको बताया ना कि जन्म के आधार पर डिसाइड होने लगा। तो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ये 4 वर्णों में विभक्त हो गया उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कुछ अनाज है, खदान है, जिन्हें उस समय किस नामों से जाना जाता था, ये भी पूछे गए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है। तो गौ यानी गाय को यव के नाम से जाना जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है धान, याद रखिएगा, धान को व्रीहि के नाम से जाना जाता था। यह एग्जाम में बार बार पूछा गया, बस एक ही पूछा जाता है हर बार, धान। तो इसे आप नोट कर लेना, धान को व्रीहि के नाम से जाना जाता था। उड़द को माड़ के नाम से जाना जाता था। मूंग को गुदक के नाम से, गेहूं को गोधुम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है धान, इसे तो आप याद रखिए, रट ही लेना। धान को व्रीहि के नाम से जाना जाता है। गेहूं, गोधुम और मसूर आदि इन खाद्यान्नों का वर्णन, अगर बात करें इनके वर्णन की, तो इनका वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। हमने पीछे पढ़ा था ना कि 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें पूरे उत्तर वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो जो ये खाद्यान्न है इनकी जानकारी हमें यजुर्वेद में मिलती है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इससे जो मैंने नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको मिल सके। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लोह अयश एवं कृष्ण अयश शब्द का प्रयोग हुआ था। याद रखिएगा, लोहे के लिए लोह अयश और कृष्ण अयश शब्द का प्रयोग हुआ है। और वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसका नाम अतरंजी खेड़ा। तो अतरंजी खेड़ा में ही पहली बार कृषि से संबंधित लोह उपकरण प्राप्त हुए। कहाँ से? अतरंजी खेड़ा से। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि लोह उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए थे उस समय, तो अतरंजी खेड़ा से ही हुए थे। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वैदिक सभ्यता से इतना ही पूछा जाता है। अगर कुछ छूट गया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आऊँगा, उसमें कवर कर दूंगा। तो आपका वो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो इससे नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँ वो आपको मिल सके। धन्यवाद।